साल ऐसे होते हैं स्टूडेंट की लाइफ में जिसमें उस मतलब बच्चे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, देखो सीधी सी बात है, 2 साल मेहनत कर लोगे, आगे आप अच्छे कॉलेज में अपने मनपसंद के डिसेंट कॉलेज में चले जाओगे, आप लोगों को ही खुशी होगी। अगर आप नहीं करोगे तो फिर करनी तो पड़ेगी, मतलब ये वाली ऐसी चीज है, अभी कर लो तो ठीक है, नहीं तो बाद में भी करनी पड़ेगी, क्योंकि लाइफ में एक फेज तो ऐसा जरूर आएगा बेटा जब जहाँ बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है ना स्कूल की इसी के साथ निपटा लो अपना। ठीक है, और सब में पोटेंशियल है, जितने भी यहाँ बच्चे ज्वाइन है सारे के सारे पोटेंशियल स्टूडेंट्स हैं, मतलब आप सब में पोटेंशियल है, मुझे वो दिखता है आप लोगों में कि आप कर सकते हो। बस वो मुझे जुनून दिखना चाहिए आप लोगों में कि मैम कर देंगे, कर रहे हैं, कर देंगे। ठीक है, ये वाला आप लोगों के माइंड में थॉट रहना चाहिए। ठीक है, कोई जेई कोई वो नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि पता नहीं कि नहीं होगा, नहीं है इतना मुश्किल बेटा, बहुत बच्चे करते हैं जेई। आप लोग भी आप लोगों की तरह ही हैं वो बच्चे। ठीक है, आप लोग भी कर लेंगे। कभी भी ये मत सोचना अपने माइंड में एक पल के लिए भी नेगेटिव थॉट मत लाना कि हम नहीं कर पाएंगे, कर पाओ। जब भी तुम्हारे दिमाग में आए ना मैम नहीं हो रहा है, तो उसी टाइम अपने मन को समझा लेना हमसे नहीं होगा तो किससे होगा। समझ आ गई सबकी बात? अब तुम्हारे धीरे धीरे करके आगे टेस्ट भी होना स्टार्ट हो जाएंगे, धीरे धीरे आगे टेस्ट भी होना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर उन टेस्ट को भी देखो कैसे आप लोगों को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। ठीक है बेटा, समझ आ रही है सबको बात? क्या मेरी बात सुनाई दे रही है, इग्नोर मार रहे हो? नो मैम सुनाई दे रही है। अच्छा ठीक है, मैं सोची इतने ध्यान से सुन रहे हो। ठीक है, हाँ, तो बस यही बात है, ये सोचो हमें अपना बेस्ट देना है, हमें स्ट्रेटेजी बना के चलनी है। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, कोई उसका आउटपुट नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं करना है। जो पढ़ रहे हैं हम ये सोच के पढ़ेंगे, अच्छा मेरे यहाँ से ये क्वेश्चंस बन रहे हैं, मेरे यहाँ इस चैप्टर से इस टॉपिक से ये क्वेश्चन बन रहा है, तो उसको बहुत कर लो, मतलब जब आपको पता चल गया ना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगा डालो भाई ढेर सारे क्वेश्चन। ठीक है, ओके, तो 25 बचे। नैतिक आप बहुत दिन से नहीं आ रहे बेटा, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड मेरा बेटा। यस यस मैम, मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन था। अच्छा ठीक है, कवर कर लेना फिर, है ना सब हाँ कुछ? मैम करने लग रहा हूँ, वो जो लास्ट डीपीपी थी वो भी मेरी आधी हो गई है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, चलो आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 रहेगा एंड वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर आज के आज। बॉन्ड ऑफ फैक्टर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देती हूँ कि मैंने क्या बताया था मेरा बेटा। और अच्छे अच्छे लेवल के उसके क्वेश्चंस लेंगे, जो डीपीपी में बेटा क्वेश्चन है ना, स्टैंडर्ड बुक से आपके क्वेश्चन वो डाले जाते हैं, तो एमई वाले क्वेश्चन नहीं होते, पहली बात तो ये दिमाग में रखना। जितने भी डीपीपीज आपको इस साल मिल रही हैं उनमें जो क्वेश्चंस होते हैं जेई के, वो एमई वाले नहीं होते, उनमें स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चन डाले होते हैं, जेई मेंस के लेवल के एंड कुछ एडवांस लेवल के डाले होते हैं। ठीक है, तो उनको करना है आपको। ठीक है मेरा बेटा, और हेनरीज लो एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, उसको हम आज निपटा लेंगे। ठीक है, चलो एक बार मैं फटाफट रिकैप करा देती हूँ मेरा बेटा। कल मैंने वांट ऑफ फैक्टर बता दिया था आपको, सारे बोलो। यस मैम। यस मैम। सिल्की आ गई? यस सिल्की आ गई, आयुष आ गया, ओके। ओके, जिसको हम आयोटा से डिनोट कर रहे थे, तो इसमें क्या था, हमने क्या बोला था हमने कि अगर तुम याद करो, अगर तुम एन थ्योरेटिकल की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देते हो वांट ऑफ फैक्टर से तो एन ऑब्जर्व आ जाता है ना? यही किया था तुम लोगों ने, यानी कि एन ऑब्जर्व्ड बाय एन थ्योरेटिकल। ठीक है मेरा बेटा, और अगर यही को इसी को ही मैं मोलर मास के टर्म्स में लिखूं बेटा तो क्या हो जाएगा? इसी को ही अगर मैं मोलर मास के टर्म्स में लिखूं तो क्या हो जाएगा? बताओ मेरे को, कौन बताएगा? इशिता बताएगी। m theoretical divided by m observed। वेरी गुड, एम थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल बोले तो जो हमने कैलकुलेट किया है ऑब्जर्व। ठीक है, और ये चेंज क्यों आ रहा था बेटा? ये चेंज क्यों हो रहा था? वाई वी यूज वांट ऑफ फैक्टर, क्योंकि कुछ ऐसे सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं जो टेंडेंसी रखते हैं डिसोसिएट और एसोसिएट होने की ना पर्टिकुलर
सोलवेंट। तो हमें जो रिजल्ट मिलता है, जो ऑब्जर्व किया जाता है, उसमें कुछ डिफरेंट वैल्यूज आती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। इसलिए मैंने कहा था जो आपके 4 फॉर्मूलेज हैं वो क्या हो जाएंगे मेरा बेटा, मॉडिफाई हो जाएंगे। पहला पी नोट माइनस पी एस डिवाइडेड बाय पी नोट बॉन्ड ऑफ फैक्टर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। दूसरा मैंने क्या बताया था, डेल्टा टीबी बॉन्ड ऑफ फैक्टर इनटू केबी इनटू मोलालिटी मेरा बेटा। थर्ड डेल्टा टीएफ बॉन्ड ऑफ फैक्टर इनटू केएफ इनटू मोलालिटी। एंड लास्ट में हमारे पास क्या था, अपना ऑस्मोटिक प्रेशर था, आयोटा इंटू सी इंटू आर टी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था, देखा था ना हमने, इस पे क्वेश्चन बन रहे थे काफी अच्छे अच्छे। ठीक है, तो ये आपको क्या रखना है मेरा बेटा, ध्यान रखना है। यानी कि ध्यान से सुनना, क्या अगर मैं तुम्हें एक चीज बोलूं तो तुम एग्री करोगे। मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट है, लेट से कि वो 100% डिसोसिएटेड है। अगर कोई 100% डिसोसिएटेड है तो उसमें एन की वैल्यू, जितने नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएट किए हैं वो बराबर हो जाएंगे क्वांटम फैक्टर के, है ना। तो एक बात बताओ, जितनी ज्यादा आयोटा की वैल्यू होगी, मतलब क्वांटम फैक्टर की वैल्यू होगी, उतनी ही ज्यादा मेरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यूज होंगी। मानते हो या नहीं मानते हो? यानी कि कहने का मोटी मोटी बात ये है कि अगर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा डिसोसिएट होंगे सॉल्वेंट में, तो उतना ही मेरा रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बढ़ेगा, उतना ही मेरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, उतना ही मेरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा, एंड उतना ही मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है जी, हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, और क्या बताया था मैंने? बताया था कि अगर आप डिसोसिएशन ले रहे हो तो आयोटा की वैल्यू 1 आती है, अगर लेस देन 1 लेते हो तो बेटा वो एसोसिएशन के लिए होती है, और अगर 1 के बराबर लेते हो तो नो डिसोसिएशन और नो एसोसिएशन। बता दिया था ये? यस मैम। अच्छा, डिसोसिएशन के केस में क्या था हमारे पास, क्वांटम फैक्टर इज इक्वल टू 1 + n-1 अल्फा, वेयर n इज नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएट इन सॉल्वेंट, एंड एसोसिएशन में क्या था 1 + 1/n-1 अल्फा। और यहाँ पे क्या था, n क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएट। मैंने कहा था अगर डाइमराइजेशन होगा तो n2 लोगे, ट्राइमराइजेशन है तो n3 लोगे। तो ये हमने बातें जो है कल डिस्कस कर ली थी। ठीक है जी। उसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं बेटा चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से सबसे बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, तो मुझे कोई बताएगा कौन सी बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है? अगर मान लो आपको बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करना है, क्योंकि आप सबको पता है कि चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से वी कैन डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अगर मुझे बेटा अगर बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो उसके लिए मुझे कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सही रहेगी, मतलब कौन सी बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स? पढ़ा है ये वाला कहीं पे? बताओ मुझे, सिल्की, तनीषा। हाँ जी मेरा बेटा, आज स्टूडेंट ज्यादा हैं क्लास में। सिल्की, आप तनीषा दोनों हो क्लास में? यस वेरी गुड। ठीक है, तो बेटा ये बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, लिख लो। पेपर में आने के चांसेस कम है, नीट में ज्यादा आता है क्वेश्चन, तुम्हारे नहीं आएगा, बट फिर भी आप लिख लो, क्या पता स्टेटमेंट में आप पूछ ले। ये बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। इस पे ना हम किसी भी टेम्परेचर पे निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, इसको हम जो है किसी भी टेम्परेचर पे जो है निकाल सकते हैं। जबकि ये क्या है बेटा, इनमें क्या डिसएडवांटेज है डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ वाले फॉर्मूले में? अगर आप चीज देख पा रहे हो तो अगर आप सोल्यूट ऐड करते हो तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर जाता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, और इसमें टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी कि लो टेम्परेचर पे काम कर रहा है और ये हाई टेम्परेचर। जबकि इसमें क्या है, रूम टेम्परेचर पे भी आप काम कर सकते हो आराम से। तो एक तो ये बात होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़िया है। और बेटा अगर मैं सारों में बात करूं तो आपको पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, सबको पता है। एक बात बताओ, जो बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनका मोलर मास भी बहुत ज्यादा होगा, एग्री करते हो या नहीं करते हो? ठीक है, Yes. तो अगर मोलर मास मेरा बेटा ज्यादा है, एक बात बताओ, जैसे मैं यहाँ पे कहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिख देती हूँ, डेल्टा टीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, लेट्स से डेल्टा टीएफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। एक बात बताओ, अगर मोलर मास की वैल्यू मेरी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, तो ये डेल्टा टीबी बहुत कम आएगा,
यानी कि चेंज इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम आएगा। अगर चेंज ही बहुत कम आएगा मेरा बेटा, तो अगर कोई एरर भी आ रहा होगा हमें तो मालूम ही नहीं पता चलेगा, क्योंकि चेंज ही इतना कम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे ही डेल्टा टीएफ में भी यही होगा, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये भी रीजन है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, आपकी बेस्ट प्रॉपर्टी है टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान रखना, बेस्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, और ये एक दो बातें ध्यान रखना। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को ट्राई करो बेटा। बहुत सारे क्वेश्चन लाई हूं मैं, देखो बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद ही हेनरीज लो चालू करूंगी। तो अभी टाइम कितना हुआ है, टारगेट सेट कर लेते हैं। अभी है 5:45। अपनी क्लास कब तक होती है? ओके 6:15 तक हम करते हैं। ठीक है, 6:15 6:20 तक हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे हेनरीज लो पे। चलो बेटा करो ये क्वेश्चन। मैम टीबी की वैल्यू 374.71 केल्विन आ रही है। फिर से बोलो बेटा, टीबी की वैल्यू आ रही है कितनी? 74.71 केल्विन। अच्छा ठीक है, निकालना क्या है भाई? निकालना सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना। ठीक है, ओके सारे बच्चे ट्राई करेंगे एक बार इसको। मैम मेरी टीबी की वैल्यू 374.72 आ रही है। हाँ हाँ चलेगा, 375 भी तुम बोल देते तो भी चलता। ठीक है, इतना एक्यूरेट नहीं कि कैलकुलेटर से किया है क्या तुम दोनों ने सॉल्व? मैम वो पहले कर रखा था आपने, कल डीपीपी भेजी थी ना, मतलब ये। ठीक है क्रिश, ओके गॉट इट। ट्राई करना, मैनुअली सॉल्व करो अभी से, है ना? ओके ठीक है, और बताओ जिसने नहीं किया था मेरे साथ साथ करो मेरा बेटा। मैं आपको अप्रोच बताऊंगी सोल्व करने का, मतलब जिम्मा आपका है। क्या दिया हुआ है, कोई और ट्राई करेगा क्या? कृष्णा, कृष्णा ने बताया, कृष्ण ने बताया, कृष्ण ने, कृष और गुनगुन के अलावा कोई और बताएगा? आयुष किया था बेटा? मैम कर रहा हूँ अभी। करो करो करो। दिव्यांश कहाँ गया बेटा? कैसे अप्रोच करोगे क्वेश्चन को? मैम मैंने पहले इसमें आईटा को बैंड ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकाली थी। हाँ कैसे निकाली, क्या फॉर्मूला लगाया? 1+n-1 इंटू अल्फा वाले फॉर्मूले से लगाया, जिसमें n की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, 2a3 प्लस प्लस 3b2 नेगेटिव, सबने डिसोसिएट करवा लिया था क्या? n की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर हो जाएगा 1 प्लस 5 माइनस 1 अल्फा, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 4 अल्फा। अल्फा आपको दिया ही हुआ है, 60% है तो फ्रैक्शन में चेंज कर लेना, तो ये कितना आ जाएगा? 3.24। हाँ मैंने 3.4। करी होगा, हाँ ठीक है 3.4 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद कुछ बचा ही नहीं, आपको क्या निकालना? बॉइलिंग पॉइंट और सोल्यूशन निकालना। तो डेल्टा टीपी क्या हो जाएगा मेरा बच्चे? वॉटर फैक्टर इंटू केबी इंटू एम। वॉटर फैक्टर तुमने निकाल लिया है, केबी तुम्हें दिया हुआ है, मोलैलिटी तुम्हें दी हुई है, निकल जाएगा ये तो। लेकिन 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 सोल्यूशन का पूछा है, कितना आया ये सॉल्व करने पे? डेल्टा टीपी कितना आया मेरा बेटा सॉल्व करने पे? मैम 1.56। 1.56। और ये किस में आया अपना? केल्विन में आया है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? डेल्टा टीबी क्या होगा मेरा बेटा? टीबी माइनस टीबी नोट। टीबी कितना है? 1 पॉइंट कितना आ रहा है? ओके टीबी निकालना है, ये कितना होगा? 373 केल्विन, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस अगर आप वाटर कंसीडर कर रहे हो, और ये है 1.56, तो इसको सॉल्व कर लेना, तुम लोगों को आ जाएगा जो बच्चे बोल रहे हैं 374 पॉइंट समथिंग केल्विन। ठीक है, देखो एक बार हो जाएगा क्या?
जल्दी से मुझे बताओ कौन कौन कर लेगा, थम्स अप कर दो या हैंड रेस कर लो, ताकि मुझे पता तो लगे। ओके, अक्षित, अक्षिता, आर्यन, दीक्षांत, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास डन। सेकंड क्वेश्चन करो मेरा बेटा। सेकंड क्वेश्चन कीजिए। अमंग द फॉलोइंग सॉल्यूशन, आपको ये सॉल्यूशन दिए हुए हैं बेटा, देखो क्या करना है इसमें। हाँ जी, correct order of decreasing boiling point can be given as assuming same dissociation। हाँ जी, हो पा रहा है बेटा? पोल लॉन्च करो इसका, मैं पोल में दोगे आंसर? चलो मैं पोल लॉन्च करती हूँ, गिव मी 1 सेकेंड बेटा। अरे पोल में क्या दो, इसका तो आंसर पहले ही दिख रहा है तुम लोगों को। दूसरा देती हूँ। हाँ दीक्षांत, हो गया बेटा? यस मैम। कैसे किया मेरा बेटा, बताओ। मैम जो डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है ना मैम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसे? डेल्टा टी भी होता है ना मोलालिटी के तो। यस मैम। और वो भी किसका होता है? आयोटा, मतलब वॉन्ट ऑफ फैक्टर। अगर आपको ये देखो ना, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट भी है ना, तो आपको ये कंसिडर, ये वाला फॉर्मूला लेना पड़ेगा मेरे बेटा। केबी की वैल्यू तो सब में सेम होगी, तो यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो किसके इक्वल है? वॉन्ट ऑफ फैक्टर इनटू मोलालिटी के। ठीक है मेरा बेटा। अब यहाँ पे मोलारिटी की बात की हुई है, तो आपको क्या कंसिडर करना है कि सोल्यूशन क्या है? डाइल्यूट है, और मैंने कहा था डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यू हैव टू कंसीडर मोलालिटी इज इक्वल टू मोलारिटी। ठीक है जी। इशिता, तुमने कैसे किया? मैम डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई के बी एम होता है, तो इसमें हाँ। है सेम डिसोसिएशन, तो इक्वल टू आई एम हो जाएगा। फिर हमने मतलब वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकाल दी चारों केसेस के लिए, और जो इनके मोलर मास है उससे मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर है उसके अकॉर्डिंगली इनको अरेंज कर दिया। ठीक है, मोलर मास की जरूरत नहीं है इसके अंदर। देखो अगर मैं ए में निकालूं तो इसका वो क्या होगा? वॉन्ट ऑफ फैक्टर 2 होगा। यस यस मैम। मैम। और मोलारिटी कंसीडर करो तो 0.01 यानी कि 0.02 आ रहा है। बी वाले के केस में क्या आएगा? 0.05। वॉन्ट ऑफ फैक्टर तो ग्लूकोज के केस में 1 नहीं होता, बिकॉज कोई डिसोसिएशन नहीं होता, तो 0.05 आएगा। सी वाले के केस में क्या आएगा? CaCl2 का क्या होगा? वॉन्ट ऑफ फैक्टर 3 होगा, क्योंकि 100% मान के चल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा मेरा बेटा? 0.03। एंड डी वाले में क्या हो जाएगा? 0.02 इंटू KCl के नाम का 2, तो ये हो जाएगा 0.04। तो सबसे ज्यादा आपको किसका दिख रहा है? बी का दिख रहा है, और बी एक ही ऑप्शन में है, दैट इज बी ऑप्शन। अब पता है यहाँ पे बच्चों को क्या गलती हो सकती है? बच्चे पता है घाई में ये आंसर देते हैं कि ग्लूकोज में तो मैम वॉन्ट ऑफ फैक्टर 1 होता है, ये तो कतई नहीं हो सकता इसका आंसर, तो तुम जाते हो आगे, मैम इसमें 3 आ रहा है तो यही सबसे ज्यादा होगा। तो ध्यान रखना, ये चीज तुम तब लगा सकते हो जब कॉन्सेंट्रेशन सेम। जब कॉन्सेंट्रेशन ही सेम नहीं है तो तुम्हें क्या कंसिडर करना पड़ेगा? जो वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू है, इफ डिसोसिएशन इन 100% इज गिवन टू यू, देन आपको जो वॉन्ट ऑफ फैक्टर है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है?
तो जो उसके बराबर आ रहा है फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करके आओगे मेरा बेटा मार्क। और जिससे डीपीपी सोल्व नहीं हुई थी कल की, अब कर लेना, अब तुम्हारी सारी हो जाएगी। होमवर्क वाले तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैं ले लूंगी आज क्लास में, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का। करो मेरा बेटा सारे। सिक्स 20 तक जितने होंगे, और फिर उसके बाद घर से करोगे फिर आप। दिव्यांश का हो गया है, ओके। शाबाश गुनगुन। वेरी गुड आयुष। गुनगुन नहीं हुआ क्या बेटा, अभी तुमने हैंड रेज किया था, हो गया। अक्षित, अभिषेक, अक्षिता, करो जी। अनिरुद्ध, अनुराग, ओन, आर्यन, वेरी गुड। अनिरुद्ध आप बताओगे? अनिरुद्ध माइक अनम्यूट करो बेटा। मैम इसमें डेल्टा टी एफ इक्वल्स मोलैलिटी इंटू के एफ इंटू 1 + अल्फा वाला फॉर्मूला लगेगा। वेरी गुड मेरा बेटा। और वॉन्टो फैक्टर का क्या होगा इसमें फॉर्मूला, मेरे को बताओ। हाँ हाँ, 1.86। नहीं नहीं, वॉन्टो फैक्टर का फॉर्मूला क्या लगेगा, याद करो, मैंने लिखवाया था, एक बार चेक करो नोट से। सिल्की क्या लगेगा वॉन्टो फैक्टर का फॉर्मूला, बोलो बोलो। 1 - अल्फा n। 1 + n - अल्फा ना, है ना, यही होता है वॉन्टो फैक्टर का फॉर डिसोसिएशन। अब उसने आयनाइज्ड बोला है या मतलब क्योंकि आयंस की बात हो रही है इसलिए उसने आयनाइज्ड बोल दिया, ठीक है, ओके। अब HX है, वीक एसिड है मेरा बेटा। HX के लिए n की वैल्यू क्या होगी, कितना होगा, n की वैल्यू 2 लोगे तो 1 + अल्फा कितना दिया हुआ है 0.2, तो ये कितना आ जाएगा 1.2। अब निकल जाएगा, अब तो हो जाएगा क्वेश्चन सोल्व। यस मैम। यस मैम। तो बस निकाल लो कितना Yes, आंसर आ ma'am. रहा है तुम लोगों का। मैम मैम ऑप्शन ए आ रहा है -0.45 डिग्री सेल्सियस। ओके, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट 0.45, देन यू हैव टू फाइंड आउट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो डेल्टा TF क्या होगा, TF0 - TF, ठीक है। अगर वाटर है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन तो किया नहीं सॉल्वेंट, तो कंसीडर करेंगे वाटर एज अ सॉल्वेंट, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है, एंड आपके पास ये आ जाएगा फिर -4.5 डिग्री सेल्सियस। कर लोगे? यस अगर मैम। बेटा, अगर ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ जाते हैं बेटा, ये तुम्हारा ये समझ लो बहुत किस्मत वाले हो फिर तुम, अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ जाता है किसी शिफ्ट में फंस जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन को इतनी प्रैक्टिस करनी है ना, वो मैंने करा दिया, आप कर लोगे, ठीक है। अच्छे लेवल की भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है बेटा। अच्छे लेवल का मतलब क्या होता है, आपको थोड़ा सा PYQs लगाने पड़ेंगे, DPP लगानी पड़ेगी, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन से बेटा अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि इक्विलिब्रियम को मिला के जो है ये इस चैप्टर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एडवांस में भी, ठीक है। ये देखो, एक ये क्वेश्चन मैं याद है कल बता रही थी, मैंने कहा था ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एक बार इसको मेरे लिए रीड करिए। कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 4। रीड करना एक बार क्या लिखा हुआ है, कोई बच्चा करेगा? आयुष तुम करोगे क्या? यस मैम। हाँ करना एक बार। 0.05 मोलर copper sulfate when treated with 0.04 molar वन potassium dichromate
gives green color solution of Cu2Cr2O7. The solutions are separated as shown below. हाँ ठीक है, तो यानी कि आपको क्या दिख रहा है बेटा, जो कॉपर सल्फेट है उसकी कंसेंट्रेशन कितनी है 0.05 मोलर, ठीक है, और जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है मेरा बेटा इसकी कितनी है 0.01, और जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें एक ग्रीन कलर का सोल्यूशन मिलता है, दैट इज कॉपर डाइक्रोमेट का। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं, दिखाती हूँ मैं आपको, ये कुछ पॉइंट्स है मेरा बेटा, नजर मारो इस पे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। मैम इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट होंगे? हाँ जी बेटा, नहीं एक ही होगा। एक बार दिखाऊं क्वेश्चन? Yes ma'am. देखो एक बार, अब तुम ना इसमें देखो, इसमें डिसोसिएट भी होंगे ना, जैसे ये डिसोसिएट होगा 2K प्लस में और Cr2O7 2 नेगेटिव में, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना 0.03 आएगा, और ये कितने में होगा 2 में होगा, Cu2 प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो N2 होगा, तो इसको भी इससे मल्टीप्लाई करना। ठीक है मेरा बेटा, तो ये 0.1 आ जाएगा। ठीक है, अब कंसंट्रेशन कौन से वाले उसमें ज्यादा है, कौन सी वाली सॉल्यूशन साइड में कंसंट्रेशन ज्यादा है मेरा बेटा, बताओ इस वाले में। तो सॉल्वेंट का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, बताओ मेरे को, X2Y होगा, X2Y होगा, वेरी गुड। जो नेट फ्लो होगा वो X2Y होगा, ये समझ में आ गया। और मैंने कहा था क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, अब जो मॉलिक्यूल्स, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का फ्लो हो रहा है उसकी वजह से क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, यानी कि इसका मोलैरिटी कम हो जाएगा। आंसर मैच करो। पहला बोल रहा है मोलैरिटी ऑफ K2Cr2 सॉल्यूशन इज लोअर, दिस इज करेक्ट ना? नहीं, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। ग्रीन कलर फॉर्मेशन ऑब्जर्व्ड इन ऑन साइड वाई, नहीं। ध्यान रखना, जब भी तुम्हें ऐसा सवाल आ जाए कि कलर, क्या कलर का फॉर्मेशन होगा, क्या हमारा सॉल्यूशन कलर्ड हो जाएगा, आंसर इज नो। व्हाई? क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो पानी है उसका कोई कलर थोड़ी ना मेरा बेटा, तो जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का फ्लो होगा तो कोई कलर की फॉर्मेशन नहीं होगी, ना ही एक्स की साइड पे ना ही वाई की साइड पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। मोलैरिटी ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज लोअर, दिस वन इज करेक्ट। बोलो हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, कर लोगे? चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ये भी 2024 में आया था और आधे से ज्यादा जनता गलत करके आई थी। ठीक है, इसको करो। वेरी गुड, ट्राई करो बाकी बच्चे। और बेटा ये क्वेश्चन पता कहाँ से कॉपी पेस्ट किया था? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आया था तुम्हारे नीट में,
और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर कोई बच्चा करता है तो ये क्वेश्चन अगर किसी ने हो सकता है देखा भी हो तो उसमें आंसर गलत दिया हुआ है और बच्चे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाला ही आंसर टिक मार्क करके आए थे जेई में, जो कि हो गया गलत। इसका जो रेफरेंस है वो मैं आपको बता सकती हूँ, वो आपकी एनसीईआरटी खुद बुक है और तुम्हें पता है एनसीईआरटी हमारे लिए भगवान है, स्पेशली केमिस्ट्री में। एनसीईआरटी बुक में जब आप ओपन करेंगे तो एक टेबल बनी होगी, वहां पे इसका पूरा डेटा, एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हुआ है। बाकी बच्चे ट्राई करेंगे। क्या आ रहा है निहारिका? मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। तुमने मेरे को ये बताओ ये कैसे लगाया, थोड़ा सा मुझे समझाओ, सी कैसे होगा बेटा तुम्हारे अकॉर्डिंग? मैम क्योंकि जो वेंट ऑफ फैक्टर होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है, वो तो मतलब डिसोशिएट आइन पे डिपेंड करता है कि कितने डिसोशिएट हुए। ठीक है, अब एक बात बताओ तुम लोग सारे के सारे, किसी और का कोई आंसर है? बताना चाहते हैं कोई आंसर? नहीं, इधर आओ। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, रीजन बता बेटा दिव्यांश। मैम मैंने वो मोलालिटी के मैम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है शायद आयटा। मोलालिटी के? मैम वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के उस पे लिया था मैंने। अच्छा देखो, हाँ थोड़ा थोड़ा सही बोलो, इधर आओ। एक बात बताओ, हमारा वॉन्टो फैक्टर क्या होता है? वन प्लस एन माइनस वन अल्फा होता है ना? यस मैम। एक बात बताओ, मैम ध्यान से सुनना, अगर मेरा अल्फा बढ़ेगा, या मैं और भी ज्यादा बेटर तरीके से तुम्हें बताती हूँ, अगर मेरा बेटा एन बढ़ेगा, यानी कि अगर मेरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा डिसोसिएट हो रहे हैं, तो मैं बोल सकती हूँ मेरा अल्फा बढ़ेगा। अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और अगर मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा तो मैं बोल सकती हूँ मेरा कंसंट्रेशन कम होगा, यानी कि डाइल्यूशन ज्यादा होगा। ये अपन इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे, ये कंसेप्ट याद करो। डाइल्यूशन ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ आयन ज्यादा डिसोसिएट करेंगे, अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी। और अगर मेरा बेटा अल्फा की वैल्यू बढ़ेगी तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर भी तो चेंज होगा ना? यस और नो? तो यानी कि बेटा जब कंसंट्रेशन आप कम करोगे ना तो आपका बॉन्ड ऑफ फैक्टर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो यानी कि सबसे कम कंसंट्रेशन इसकी है, यानी कि सबसे ज्यादा डाइल्यूशन इसमें ही है, डाइल्यूट सॉल्यूशन इसका ही है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी हो जाएगी बेटा? सी वाले की, बॉन्ड ऑफ फैक्टर ऑफ सी, देन बी वाले की, और सबसे कम हो जाएगी बेटा ए वाले की, क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ये। अब तुम्हें ये कहाँ से मिलेगा? एनसीईआरटी की बुक में ये पूरा डेटा दिया हुआ है टेबल समेत। आज घर जाके इसको देख लेना, ठीक है? अगर नहीं मिल रहा हो मुझे बता देना, मिल जाएगा देखते ही, जहाँ पे वॉन्टो फैक्टर का टॉपिक खत्म होएगा। ठीक है, डेटा समेत मिलेगा तुम्हें। ठीक है, तो ध्यान रखना, कंसंट्रेशन कम हो रही है तो वॉन्टो फैक्टर मेरा बेटा बढ़ रहा है, क्योंकि कंसंट्रेशन कम हो रही है, डाइल्यूशन बढ़ रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रहा है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रहा है तो मतलब वॉन्टो फैक्टर भी तो बढ़ेगा। क्लियर है? शाबाश। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। करके देखो इसको। हो रहा है?
कौन बताएगा अप्रोच? हाँ मेरा बेटा, वेरी गुड। सिल्की, दिव्यांश, बहुत बढ़िया। अप्रोच बता दो। आई नो आंसर, देखो आंसर निकालने में टाइम लगेगा, कोई ऐसा थोड़ी ना कि 10 सेकंड में ही आंसर निकाल लोगे, ठीक है? आई नो टाइम लगेगा, इसलिए मैं कहती हूँ कि अप्रोच बता दो मेरे को। पाई इक्वल्स टू आयोटा इंटू CRT वाला फॉर्मूला। वेरी गुड। पाई इज इक्वल टू वांट ऑफ फैक्टर इनटू CRT। तो यहाँ पे तुम्हें क्या दिया हुआ है? ऑस्मोटिक प्रेशर है, कंसंट्रेशन है क्या? हाँ। आर है क्या? हाँ हमें पता है, टी पता है, तो यहाँ से ये निकल जाएगा। ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर निकाल लो यहाँ से। कंसंट्रेशन 0.067 दी हुई है, आर कितना लोगे? 0.082। ठीक है मेरा बेटा, एंड टेम्परेचर कितना लोगे? 300 केल्विन। इसको सॉल्व करके तुम्हें वांट ऑफ फैक्टर निकालना पड़ेगा, और वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा अपना? 1 + n-1 अल्फा। ठीक है, और n क्या होगा बेटा? ए बी जब आयनाइज होगा, A+ और B नेगेटिव में मिल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? 1 + अल्फा। तो यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा तुम लोगों का? 0.49 समथिंग आ जाएगा। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. लेकिन आपसे पूछा क्या है? व्हाट परसेंटेज ऑफ AB रिमेन आयनाइज्ड? इसको थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ, देखो। कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला बेस था, बस थोड़ा सा लास्ट वाले पार्ट पे आपको फंसाया हुआ। इधर देखो, AB है, ठीक है, आयनाइज हो रहा है। मान लेते हैं स्टार्टिंग में ये कितना है? 1 मोल है, ये 0 एट टाइम t पे 1 - अल्फा, और ये अल्फा अल्फा। तो 1 - अल्फा ये बचा होगा, तो यही बोला है कितना अनआयनाइज्ड फॉर्म में ये रह जाएगा। तो कितने में रह जाएगा? 1 - अल्फा। तो यू हैव टू फाइंड आउट द 1 - अल्फा। तो ये कितना आ जाएगा? 50%। I'm 50%. वेरी गुड, 50% के अराउंड ये क्या है आप लोगों का आ जाएगा। हाँ ठीक है, यस मैम। चलो ओके, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5। हो गया? कैसे करोगे अप्रोच? कोई अप्रोच बता दो, सोल्व कर लोगे आप, क्योंकि सोल्व करने में बेटा बहुत टाइम जाएगा, फिर तो अपने 3-4 ही क्वेश्चन हो पाएंगे। हाँ मैं बताऊं? एक मिनट और, एक बार बेटा और स्टूडेंट्स को मैं देख लेती हूँ। तनीषा, कृष्णा, बताओ, कोई मुझे बताओ कैसे होएगा। मैम ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों सॉल्यूशन का इक्वल होगा। वेरी गुड। मैम फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। निकालना क्या है? एपरेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि अल्फा निकालना है ना। तो π1 को मैं क्या लिखूं बेटा? CRT लिख दूं? बताओ, कुछ गलती की है क्या? कुछ और भी लिखना था मुझे? मैम आयोटा। आई I'm iota. वेरी गुड।
ठीक है, बॉन्ड ऑफ फैक्टर नहीं भूलना है, चाहे कहीं पे डिसोसिएशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, पहले ये आप ध्यान रखना। आरटी से आरटी कैंसिल है अपना। बॉन्ड ऑफ फैक्टर कितना है Na2SO4 सोडियम सल्फेट के केस में 3, अगर 100% डिसोसिएशन है, कंसंट्रेशन है इतना। ठीक है, इसका बॉन्ड ऑफ फैक्टर 1 है और इसका कंसंट्रेशन कितना है मेरा बेटा, इसका 1 मिनट आपको निकाल लेना है, 1 मिनट नहीं, 100% डिसोसिएट नहीं है, इसका निकालना अपने को। कितना दिया हुआ है इसका कंसंट्रेशन 0.010, तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है मेरा बेटा, 0.25 आ रहा है क्या, 2.5 आ रहा है। 2.5 बोलो, 2.5 आ रहा है क्या या 0.25 आ रहा है? मैम 2.5 आ रहा है। मैम 2.5 आ रहा है। वेरी गुड, 2.5 आ रहा है। अब क्या करोगे, ये क्या होगा, 1 + n-1 अल्फा। n कितना है इसके लिए बेटा, 3 है, तो 1 + 2 अल्फा, और ये कितना आ रहा है तुम्हारा 2.5, तो 2 अल्फा कितना आ जाएगा 1.5, यानी कि कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है 7 पॉइंट कितना आ रहा है 0.75 आ रहा है। यस मैम, 0.75। 6.75। वेरी गुड, तो इसमें कितना आ जाएगा 75% इसका आंसर आ जाएगा, हो जाएगा क्या? यस यस मैम। मैम। चलो यस मैम। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों के होमवर्क वाली डीपीपी से उठाया, जो कल दिया था ना मैंने, पता भी चल जाएगा कितने बच्चों ने ट्राई मारा। इसमें आप सॉल्वेंट का देखो, मास तो नहीं गिवन है, तो इसमें मास और सॉल्वेंट आप 1 kg ले लेना मेरे बेटा। टाइम हो गया है। कैसे करोगे सोल्व, बताओ थोड़ा, फॉर्मूला बताओ कौन सा यूज करोगे। मैम डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इनटू मोलैलिटी वाला। और आयोटा भूल गए? नो मैम। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे सारे बच्चे, बॉन्ड ऑफ फैक्टर निकाल सकते हो क्या, डेल्टा TF होगा, कितना है 7 केल्विन है, बॉन्ड ऑफ फैक्टर हमें नहीं पता है, KF कितना दिया हुआ है जल्दी बताओ। मैम 14। वेरी गुड, सारे बच्चे प्लीज एक्टिवली पार्टिसिपेट करो मेरा बेटा प्लीज, ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं यहाँ पे। मोलालिटी क्या होगा, गिवन मास कितना दिया हुआ है 75.2 दिया हुआ है, मोलर मास कितना होगा फिनोल का, 94। अरे क्या बात है, निकाल भी लिया, वेरी गुड 94 होगा, और इसको आप 1 kg कंसिडर कर लो, तो यानी कि यहाँ पे बॉन्ड ऑफ फैक्टर कितना आ जाएगा, इसको निकालना पड़ेगा तुम लोगों को, निकल जाएगा क्या। और ये क्या होगा, बॉन्ड ऑफ फैक्टर 1 + 1/n-1 अल्फा। टाइम राइज बोला तो n की वैल्यू कितनी लू मेरा बेटा 2, 1/2 - 1 इंटू अल्फा, यानी कि बॉन्ड ऑफ फैक्टर आ जाएगा 1 - अल्फा/2। अब यहाँ से बॉन्ड ऑफ फैक्टर है, अल्फा निकल लो, कितना आ रहा है जल्दी से मुझे सोल्व करके बताओ, सारे सोल्व करके बताओ बच्चे। ये तो 2 पे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ रहा है मैम 0.75। 75%।
0.75 आ रहा है, पक्का? यस मैम। तो इसका परसेंटेज निकालना था, तो ये कितना परसेंट आ जाएगा? 75%। 75%। कर लोगे? वेरी गुड यस। बेटा। कहीं ना डीपीपी में जो सोल्यूशन है ना, वो बहुत ही ऐसे बेकार दिए हुए हैं, तो उस पे टेंशन मत लेना। तुम जैसा तुम्हें आता है वैसे, जैसे मैंने सिखाया वैसे ही करना। जैसे देखो एक क्वेश्चन, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो मुझे कराना था, इसको मैं कराऊंगी बेशक। और ये वाला आप लोग देख पा रहे हैं? एक बार इस क्वेश्चन को मेरे कहने पे रीड करना। One point zero gram of monobasic acid HA in 100 gram of water lowers the freezing point by 0.155 Kelvin. If 0.75 gram of same acid requires 25 milliliter of N/5 NOH solution for complete neutralization, then percentage degree of ionization of acid is Kf of water is 1.86 Kelvin kilogram per mole. क्या समझे इस क्वेश्चन से? ये पूरा का पूरा तो सॉल्यूशन चैप्टर से सवाल नहीं है, इसके साथ कौन सा और चैप्टर इन्होंने मिला के दे दिया? सोचो। इक्विलिब्रियम देख रहे हो? इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर इसके साथ मिला के दे दिया, या तुम बोल सकते हो रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ये फिर एडवांस लेवल का क्वेश्चन बन जाता है। बट जेई मेंस में भी एक बार आया है ऐसा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस एडवांस में ना क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं, है ना, तुम्हारा टाइम लगवाता है। सोचे अब कैसे कर सकते हैं। पहले तुम ये देखो, तुम्हें निकालना क्या है मेरा बेटा? तुम्हें अल्फा निकालना है ना, और अल्फा कैसे आएगा? जब हमारे पास मोन्टो फैक्टर होगा। यस और नो? एन Yes, तो ma'am. हमें पता है, एन ए तो पता है, मोनोबेसिक का मतलब क्या होगा? एक ही H प्लस देगा, तो एन तो मुझे पता है क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये तो फॉर श्योर है, मेरे पास ये चीज तो आ गई। बट अल्फा निकालने के लिए मुझे चाहिए मोन्टो फैक्टर। अब मोन्टो फैक्टर कहाँ से लाऊं मैं? अभी क्या दिया हुआ है? सोचो सोचो, तुम खुद सोचो। देखो मैं तो सोच बैठी हूँ, क्योंकि मैं पहले जब वो आपकी क्लास में आते तो पहले मैं भी सॉल्व करती हूँ क्वेश्चन को, ठीक है? तो मैंने तो सॉल्व कर लिया है, अब आप लोगों की बारी है, ठीक है? सोचो आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करें इसमें ऐसा जो मिल जाए मुझे आयोटा। अब डेल्टा टीएफ वाले फॉर्मूले। पहले, वेरी गुड, पहले तो तुम फॉर्मूले पे जाओ सारे बच्चे। फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टीएफ इंटू मोन्टो फैक्टर इंटू केएफ इंटू मोलालिटी है मेरा बेटा। डेल्टा टीएफ तुम्हें दिया हुआ है क्या? हाँ दिया हुआ है, 0.155 केल्विन मेरा बेटा। मोन्टो फैक्टर नहीं पता है। केएफ दिया हुआ है क्या? यस मैम। मोलालिटी क्या होगी जल्दी से बताओ? गिवन मास 1 ग्राम दिया हुआ है मोनो बेसिकली। क्या मोलर मास दिया हुआ है क्या? नो मैम, हमें तो पता ही नहीं कौन सा एसिड है ये, हमें तो पता ही नहीं ये कौन सा एसिड है। और सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है। यस मैम, 100 ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें केजी में चाहिए होता है। यानी कि यहाँ पे फिर 2 अननोन आ गए। मोन्टो फैक्टर, मोलर मास। अब मैं मोलर मास कहाँ से निकालूंगी? सोचो, जो ये गिवन डाटा दिया हुआ है ये मेरी हेल्प करेगा टू फाइंड मोलर मास। यस और नो? यस मैम। तो यहाँ पे आप यूज करेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। क्या आप लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस? आप लोगों को रिडॉक्स चैप्टर में पढ़ाया जाता है, ठीक है? यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ध्यान से सुनना। 0.75 ग्राम सेम एसिड का चाहिए होगा किसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेटा? 25 ml ऑफ N/5, जिसकी नॉर्मेलिटी है N/5 NOH। तो एक बात बताओ, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है? ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ एसिड इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ बेस। क्या ये कॉन्सेप्ट कभी किसी ने पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा तो भाई रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, रिडॉक्स की। अब ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ एसिड ये क्या होता है? N1V1 इज इक्वल टू N2V2। अब मेरे पास N2 तो दिया हुआ, अगर मैं NOH का कंसीडर कर रही हूँ, 1/5 नॉर्मेलिटी दी हुई है, वॉल्यूम दिया हुआ है 25 ml। लेकिन मुझे एसिड की नॉर्मेलिटी नहीं दे रखी, कोई बात नहीं। नॉर्मेलिटी क्या होता है बेटा? मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। थोड़ा सा देखो जाना पड़ेगा, आफ्टर ऑल वी आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई, ठीक है? इधर आओ, थोड़ा सा बता देती हूँ।
नॉर्मेलिटी क्या होता है मेरा बेटा? मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर होता है, ये मैंने शायद बताया भी था, याद नहीं है मुझे। मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, तो ये क्या आ जाएगा? m1v1 एन फैक्टर, और आपको पता है m1v1 क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होता है, हाँ या ना? तो यानी कि ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर, हाँ या ना? जवाब दीजिए सारे बच्चे। यस मैम। नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर, ठीक है। अच्छा, और वॉल्यूम तो घट गया। अब एन फैक्टर आपको पता है एच क्या है? मोनोबेसिक है, तो एन फैक्टर 1 होगा इसमें, तो हटा दो, हटा दो इसको। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं मेरे बेटा? नंबर ऑफ मोल्स बताओ क्या होते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास मुझे दिया हुआ है, यस मैम 0.75। मोलर मास निकाल लेंगे, यहां से जो मोलर मास आएगा यहाँ पे पुट करो, फिर तुम्हारे पास वॉन्ट ऑफ फैक्टर आएगा, फिर उसको उस वाले फॉर्मूले में आएगा, ये वाले फॉर्मूले में जाके क्या करना है तुम लोगों को? पुट कर। समझे गए कि नहीं समझे गए? आया समझ में क्वेश्चन क्या था? और इसका जब मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो वो आ जाएगा 150। कर लोगे ये सोल्व? मैंने तुम्हें वो बता दिया, अप्रोच बता दिया है, सोल्व कर लोगे? यस मैम। तो आपको ना बिल्कुल ऐसे नहीं जाना, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, ठीक है? एक बार क्वेश्चन पढ़ो, फिर देखो क्या आपको दिया हुआ है, क्या आपको निकालना है, तो ही आपको पता चलेगा। एकदम से ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा बेटा माइंड में, अगर नहीं रिवाइज पहले किया होगा। पहले आप देखो आपको क्या निकालना और आपके पास क्या गिवन है, ठीक है? चलो, एक ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, 2 क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो मैं कल वाली परसों क्लास होगी वहां कराऊंगी। अभी अपने को बेटा वो करना पड़ेगा, क्या? हेनरीज लॉ। अब देखो हेनरीज लॉ में सबसे पहले आप याद करो बेटा, मैंने आपको जब स्टार्ट किया था ये चैप्टर तो मैंने कहा था 3 टाइप के लिक्विड सॉल्यूशन आपको इसमें पढ़ना है। लिक्विड इन लिक्विड, जिसमें हमने रोल्स लॉ, आइडियल, नॉन आइडियल डिस्कस किया था, ठीक है? और क्या बोला था मैंने? आपको सॉलिड इन लिक्विड पढ़ना है, याद करो। यस मैम। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी की। और एक अपना था गैस इन लिक्विड, जहां पे हम हेनरीज लॉ पढ़ेंगे। तो हेनरीज लॉ बेटा सबसे पहले है क्या? पहले तो ये देखो, अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे? सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, या हम वो वाला सॉल्यूशन देखेंगे गैस इन लिक्विड वाला। तो सबसे पहले यहाँ पे बात ये आती है कि सोल्युबिलिटी होती क्या है? सोल्युबिलिटी होती क्या है? तो कोई मुझे बताएगा? घुलनशीलता जिसको आप बोलते हो, सोल्युबिलिटी की क्या डेफिनेशन है? एट लिखो, एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पे आप कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस, कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस dissolved in a given amount of solvent। मतलब मान लो आपके पास लेट से कोई सॉल्वेंट है, लेट से वो पानी है, लेकिन ध्यान रखना जो भी आप सॉल्वेंट ले रहे हो उसका अमाउंट आपको फिक्स लेना है। अगर 1 लीटर ले रहे हो तो 1 ही लीटर लेना, ऐसा नहीं है 1 लीटर में और ऐड किए जा रहे हो, नहीं। टेम्परेचर, प्रेशर और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट शुड बी फिक्स्ड व्हेन यू ऐड सोल्यूट इन दिस। तो हमारे पास यहाँ पे सोल्यूट क्या है बेटा? गैस है, ठीक है? तो उस गिवन टेम्परेचर या प्रेशर पे कितनी आपकी गैस, कितनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस डिसोल्व हो सकती है उस गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, वो क्या होगा मेरा बच्चा? वो होगी तुम्हारी सोल्युबिलिटी। वो क्या होगी मेरा बेटा? सोल्युबिलिटी, ठीक है जी। इसके बाद हेनरीज लॉ पे आएंगे हम। हेनरीज लॉ बेसिकली क्या बताता है तुम्हें? रिलेशन बताता है प्रेशर का और मोल फ्रैक्शन का। आपको दिख रहा है मेरा बेटा, यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक कंटेनर दिख रहा है, यहाँ पे कुछ गैस के मॉलिक्यूल देख रहे हो, लिक्विड में है, और कुछ गैस के मॉलिक्यूल वेपर फेज में है, और ये ऊपर क्या है? पिस्टन लगाया हुआ है। ये क्या है? मूवेबल पिस्टन है, ठीक है? इसको आप मूव कर सकते हो। तो अब क्या कर रहे हैं बेटा? फिलहाल ये इक्विलिब्रियम की स्टेज में है। मतलब इक्विलिब्रियम स्टेज मतलब क्या होगा? जितना रेट ऑफ वेपोराइजेशन हो रहा है उतना ही रेट ऑफ कंडेंसेशन हो रहा है, ठीक है? लेकिन अगर बेटा मैं ऊपर से पिस्टन को प्रेस कर देती हूँ, मतलब अब मैं प्रेशर लगा रही हूँ गैस के मॉलिक्यूल्स पे, तो क्या होगा मेरा बेटा? इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब हो जाएगी। और बेटा जब मैं इधर देखो, अब मैं क्या लगा रही हूँ? प्रेशर लगा रही हूँ। प्रेशर से क्या होगा मेरा बेटा? अगर मैं ज्यादा प्रेशर लगाऊंगी तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल मेरे वेपर फेज में है वो ज्यादा सॉल्यूशन में जाएंगे। अगर मैं प्रेशर ज्यादा कर दूंगी, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना?
अगर मैं प्रेशर ज्यादा कर दूंगी तो मेरे गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा डिसोल्व होंगे या नहीं होंगे? मैम होंगे। वेरी गुड। Yes, तो ma'am. वही है, एक टाइम ऐसा आएगा फिर इक्विलिब्रियम रिस्टैब्लिश्ड हो जाएगा उसमें। इसका मतलब ये होगा कि उस टाइम पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस जो है वो डिसोल्व हो चुकी है सॉल्यूशन में। ध्यान रखना, रेट ऑफ वेपोराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन तो बराबर होगा, मतलब जितने गैस के मॉलिक्यूल जो हैं सॉल्यूशन से बाहर जा रहे हैं उतने ही एंटर कर रहे हैं। मोटा मोटी बात क्या है, इधर आओ। अगर मेरे पास कोई गैस है, ठीक है, सॉल्यूशन में और वेपर फेज में, अगर मैं प्रेशर लगा रही हूँ उस पर, तो ज्यादा प्रेशर लगाने से क्या होंगे, मेरे ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल डिसोल्व हो जाएंगे सॉल्यूशन में, हाँ या ना? और यही क्या है मेरा बेटा, यही तुम्हारा हेनरीज लॉ है। यही क्या है, हेनरीज लॉ है। हेनरीज लॉ क्या कहता है? हेनरी लॉ पहली बात ये बोलता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन सॉल्यूशन, जितना भी गैस का मोल फ्रैक्शन है, जितना भी अमाउंट है सॉल्यूशन में, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। पार्शियल वर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि अगर मान लो तुम्हारा सॉल्वेंट है वो वेपर फेज में जा रहा है और तुम्हारी गैस है वो भी वेपर फेज में है, समझ रहे हो? तो इसलिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया है? पार्शियल वर्ड यूज किया है। तो यानी कि सीधी सी बात है, जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा गैस का उतना ही ज्यादा क्या होगा मेरा बेटा? प्रेशर होगा। यानी कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही गैस का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में डिसोल्व। या तुम ये भी बोल सकते हो, बात एक ही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। देख रहे हो आप? बताओ हाँ या ना, समझ में आया ये वाली बात? यस मैम। जो गैस मैम। प्रेशर एक्सर्ट कर रही है मेरा बेटा वेपर फेज में, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा? कितना मोल फ्रैक्शन है तुम्हारे गैस का सॉल्यूशन। ठीक है, सीधी सी बात है, जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन। या तुम सोल्युबिलिटी की टर्म्स में बोल सकते हो, जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा, है ना, या तुम ये बोलो जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे पिस्टन पे उतना ज्यादा तुम्हारी गैस की सोल्युबिलिटी क्या होगी मेरा बेटा? इंक्रीज। ठीक है, तो इसने क्या दिया था, हेनरीज लॉ ने क्या बोला था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। ये उसने बोला था। अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, और ये कांस्टेंट क्या है मेरा बेटा? ये कांस्टेंट है यहाँ पे KH। क्या है मेरा बेटा? KH। और KH क्या है तुम्हारा? वेयर KH इज हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट। ये P क्या लिखो? P क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज या ओवर द सॉल्यूशन। और ये क्या है बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। लिख लिया मेरा बेटा? सारे बोलो। यस मैम। यस मैम। क्या है मोटा मोटी हेनरीज लॉ? जितना ज्यादा प्रेशर होगा, जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हो उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा। और इस आप मोल फ्रैक्शन को आप सोल्युबिलिटी की टर्म्स में भी बोल सकते हो कि जितना प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा गैस की सोल्युबिलिटी होगी सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं बेटा? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस KH इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बोल सकती हूँ मैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यस और नो? यस मैम। और अगर तुम्हारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बहुत ज्यादा, अगर मैं डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसीडर कर रही हूँ, तो इस केस में तुम गैस के नंबर ऑफ मोल्स को नेग्लेक्ट कर दोगे, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। एक तो ये काम में आएगा फॉर्मूला और एक ये काम में आएगा फॉर्मूला। ठीक बात है क्या? एक तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, चलो मैं बाद में बता दूंगी, कोई बात नहीं। ठीक है, इतना लिख लिया? जल्दी से बताओ। यस मैम। ठीक है, अब हम बात करेंगे KH की, कि KH जो कि यहाँ पे हेनरीज कांस्टेंट है वो किस पे डिपेंड करता है बेटा? तो KH यहाँ पे जो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा।
और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। कैसे करेगा, कैसे नहीं करेगा, आइए देखते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो मेरा बेटा यहाँ पे हेडिंग डालो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट, केएच की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो मैं यहाँ पे जो अपना फॉर्मूला था मैं वो लिख देती हूँ। क्या था अपने पास, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू केएच इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो अगर मैं केएच लिखूं तो केएच क्या हो जाएगा बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन, या आप इसको सोलिबिलिटी की टर्म्स में भी लिख सकते हो। अब मुझे ये बताओ मोल फ्रैक्शन तो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट ही नहीं होती, हाँ या ना, मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट ही नहीं होती। तो मैं बोल सकती हूँ जो प्रेशर आप ले रहे हो, जो प्रेशर की यूनिट है वही सेम बेटा हेनरीज कांस्टेंट की यूनिट होगी, यस और नो। तो यानी कि अगर प्रेशर बार में है या टोर में है तो केएच की यूनिट भी वही होगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आओ, डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ केएच फॉर द सेम सॉल्वेंट। अगर मान लो बेटा तुम्हारा सॉल्वेंट सेम है, ध्यान से सुन लो, अगर सॉल्वेंट सेम है लेकिन गैसेस अलग अलग हैं तो केएच की वैल्यू क्या होगी उन गैसेस के लिए, डिफरेंट होगी। यानी कि केएच किस पे डिपेंड कर गया, नेचर ऑफ गैस पे। क्लियर है? यस मैम। अगर मान लो गैस सेम है लेकिन सॉल्वेंट अलग अलग है, मान लो अलग अलग सॉल्वेंट में गैस की सॉल्युबिलिटी चेक कर रहे हो, तो उस केस में भी केएच की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। यानी कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड कर गई। और किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे भी करती है। केएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे मेरा बेटा तो केएच की वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर तुम हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ा रहे हो इट मींस उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। और एक बात बताओ, अगर केएच की वैल्यू बढ़ेगी तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम नहीं हो जाएगी, क्योंकि अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को सोल्युबिलिटी की टर्म्स में लिख रहे हो तो ये क्या आ जाएगा मेरा बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिवाइडेड बाय, यही आ जाएगा। देखो तो अगर मेरा बेटा मैं सिंपल सी बात बोलूं, अगर केएच बढ़ेगा तो सोल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। सोचो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता है। फिर से मैं एक चीज बोलूं, इधर आओ, क्या बोला मैंने, सबसे पहली बात बोली जो केएच की यूनिट है वो प्रेशर की यूनिट वाली सेम होगी। अगर गैस डिफरेंट है, सॉल्वेंट सेम है, तो अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग वैल्यू ऑफ केएच होगी। मैं फिर बोलूं, क्वेश्चन आया था यहाँ से, डीपी मिलेगा तुम्हें। और अगर मान लो गैस सेम ले रहे हो, सॉल्वेंट डिफरेंट ले रहे हो, तो भी आपका केएच की वैल्यू डिफरेंट होगी। यानी कि केएच की वैल्यू नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती है। उसके अलावा टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज हो रहा है, अभी इसको प्रूव भी कर दूंगी मैं कि टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा है। तो केएच, अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो केएच भी बढ़ेगा। एंड हमारा जो फॉर्मूला है उससे हमें ये पता चला बेटा, अगर केएच की वैल्यू ज्यादा होगी तो सोल्युबिलिटी कम होगी। तो मैं ये बोल सकती हूँ बेटा, अगर मेरा टेम्परेचर कम है, केएच की वैल्यू कम है, सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी, हाँ या ना। यानी कि लो टेम्परेचर पे सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी। और यही रीजन है जो एक्वेटिक स्पीसीज होते हैं वो मोर कंफर्टेबल होते हैं कोल्ड वाटर में। क्यों? क्योंकि ठंडे पानी में जो सोल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन है वो क्या होती है मेरा बेटा, ज्यादा होती है। वो क्या होती है, ज्यादा होती है। क्लियर हुई ये वाली बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे चलते हैं। अब हम ग्राफ लोड करेंगे पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का। उससे पहले एक ना और डेफिनेशन दी हुई है आपकी एनसीईआरटी में कि मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। बात तो ठीक है ना, जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तुम गैस के मॉलिक्यूल पे उतना ही गैस का मास डिसॉल्व होगा। और जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो मेरा बेटा क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू केपी आ जाएगा, हाँ या ना, हाँ या ना। यस मैम। एक मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया, एक मेरे पास फॉर्मूला आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू केएच इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। एक ये फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला लिस्टिंग करते जाओ। तीसरा फॉर्मूला बेटा एक ये भी बन सकता है कि मैंने कहा कि जो प्रेशर ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सोल्युबिलिटी के। तो मैं बोल सकती हूँ, अगर मान लो कोई सोल्यूशन उसका प्रेशर P1 है और उसकी सोल्युबिलिटी S1 है, और दूसरा अगर सेम सोल्यूशन का प्रेशर P2 हो जाता है तो सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी उसकी, S2 हो जाएगी, हाँ या ना।
यस मैम। तो पहला ग्राफ मैं बनाने जा रही हूँ, पहला ग्राफ है तुम्हारा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वर्सेस मोल फ्रैक्शन। कोई मुझे बताएगा कि ये ग्राफ कैसा आएगा बेटा? स्ट्रेट लाइन आएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इंटरसेप्ट तो 0 है इसका, तो ओरिजिन से पास होगा, तो स्लोप क्या आ जाएगा इसका? हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, एक ग्राफ आपसे पूछा जाता है बेटा लॉग एम वर्सेस लॉग पी का ग्राफ पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें पता है बेटा m इज इक्वल टू के पी होता है, तो log m क्या हो जाएगा मेरा बेटा? log k प्लस log के पी हो जाएगा, हाँ या ना? यस मैम। तो सारे मुझे बताएंगे जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं कि log m वर्सेस log p का ग्राफ कैसे आएगा? दीक्षांत, नैतिक, बताओ मेरे को। log m वर्सेस log p का ग्राफ किस तरीके से तुम इमेजिन कर रहे हो इसमें? बताओ, ये क्या है? y है ना, और ये क्या है? x है, और स्लोप तो यहाँ पे 1 ही हो जाएगा फिर, और ये क्या है मेरा बेटा? c है। तो कैसा ग्राफ आएगा? बताओ बताओ, कैसे इमेजिन कर रहे हो? स्ट्रेट लाइन मैम, कांस्टेंट लाइन। तो मेरे को बता देने हो, मेरा कैमरा ऑफ था बेटा। स्ट्रेट लाइन इस तरीके से आएगा। ठीक है जी, ये स्लोप हो जाएगा टेंजेंट 45। चलो आगे चले, हो जाएगा क्या ये? यस मैम। मैम उसके बाद हम देखते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा सोल्युबिलिटी ऑफ गैस पे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला पहला डीपीपी का क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें इससे। देखो ध्यान से सुनना, एक इक्वेशन है, हम क्या कर रहे हैं बेटा? गैस को डिसोल्व कर रहे हैं ना सॉल्वेंट में, और इक्विलिब्रियम पे है कि रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, यही मतलब है बेटा। जनरली जो हम गैस को डिसोल्व करते हैं ना, वो जनरली कैसी रिएक्शंस होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, वहां पे डेल्टा एच जो होता है लेस देन 0 होता है, हीट रिलीज हो रही होती है। तो तुम मुझे ये बताओ, जो फॉरवर्ड वाला स्टेप है वो एक्सोथर्मिक वाला हो जाएगा, आयन, और बैकवर्ड वाला क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक हो जाएगा। थोड़ा सा इक्विलिब्रियम पे आ रही हूँ मैं चैप्टर पे, ठीक है। अगर बेटा तुम्हें गिवन है कि एंथैल्पी लेस देन 0 है, इट मींस फॉरवर्ड वाला स्टेप ऑटोमेटिकली एक्सो हो जाएगा, बैकवर्ड वाला एंडो हो जाएगा। ठीक है मेरा बेटा। अब एक बात बताओ, हम ऐसा क्या करें कि हमारा ज्यादा से ज्यादा गैस क्या हो? डिसोल्व हो, यानी कि हम चाहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, मतलब पानी में डाला हुआ है, वो इंक्रीज हो जाए। क्या करें? टेम्परेचर को कम करें या टेम्परेचर को बढ़ाएं? मैम बढ़ा देंगे। टेम्परेचर को बढ़ा दोगे। बेटा एक बात बता, पहले ही उसमें इतनी हीट रिलीज हो रही है और तुम टेम्परेचर को बढ़ा दे रहे हो, तो इक्विलिब्रियम तो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा ना जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि बैकवर्ड। भूल गए ली चैटलियर में आप क्या करते थे? अगर आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, अगर आपको इक्विलिब्रियम के साथ छेड़छाड़ करते हो, तो इक्विलिब्रियम अपने आप को कहाँ शिफ्ट करेगा? जहाँ पे आपका किया गया चेंज क्या हो रहा हो? खत्म हो रहा हो, नलिफाई हो रहा हो। तो बेटा ध्यान रखना, जब आप हाई टेम्परेचर करते हो ना, तो रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम है वो एंडोथर्मिक वाली डायरेक्शन में जाती है। मैं पूरा ली चैटलियर तो नहीं समझा रही हूँ, ऑब्वियस सी बात है। तो ध्यान रखना, आपको इस रिएक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? लो टेम्परेचर करना पड़ेगा। लो टेम्परेचर फेवरेबल होगा, क्योंकि जब लो टेम्परेचर आप करते हो तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम जो है कौन सी वाली डायरेक्शन में जाता है? एक्सोथर्मिक, यानी कि आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या जाएगा? इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा गैस क्या होगी मेरा बेटा? डिसोल्व होगी। हाँ या ना? यस मैम। ठीक है। और आपको प्रेशर क्या रखना पड़ेगा? हाई प्रेशर रखना पड़ेगा। हाई प्रेशर का मतलब क्या है? अगर प्रेशर ज्यादा करोगे तो इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या है? कम है। ऑब्वियस सी बात है, गैस में क्या है? सारे रैंडमनेस ज्यादा हो रखी है, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जबकि सॉल्यूशन में क्या है? कम है। तो यानी कि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर हमें चाहिएगा अगर हम चाहते हैं रिएक्शन कहाँ जाए? गोज फॉरवर्ड।
यहाँ पे आप ना वाटर की जगह एक्वस लिख लो। क्लियर हुआ ये बात? और एक बात बताओ, इधर आओ, इधर आओ। यानी कि टेम्परेचर जब कम हो रहा है तो मेरी सोल्युबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही। यही बोला मैंने फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और मैंने यही तो बोला था कि अगर टेम्परेचर कम है तो सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, केएच भी कम होगा, और केएच कम होगा तो सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। यही नहीं बता रही थी अभी मैं? बताइए, Yes, यही बता रही थी ना कि टेम्परेचर कम है तो केएच की वैल्यू कम है और सोल्युबिलिटी क्या होगी मेरा बेटा? इंक्रीज होगी। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? तो आपसे अगर कोई पूछ ले, ये क्वेश्चन कैसे आता है आप लोगों का? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर आप टेम्परेचर कम कर रहे हो तो सोल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो यस, यू कैन से सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। ठीक है मेरा बेटा? yes, मैम। चलो, अब इसकी कुछ डेली लाइफ एप्लीकेशन है जो आप लोग देखते हैं। हालांकि जेई में इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता इससे, तो ज्यादा फोकस नहीं करेंगे इस पे। इससे क्वेश्चन ही देखो बहुत कम आता है, तो ये लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये तभी मैं बोलती हूँ आपको पता होना चाहिए जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं कोई पर्टिकुलर चैप्टर, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसके तुम ज्यादा क्वेश्चन नहीं भी लगाओगे, 20-30 क्वेश्चन भी लगा लोगे, बहुत है। आपको पता चल गया कि इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो इसकी पहली एप्लीकेशन क्या है हेनरीज लॉ की? टू इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक। आपको पता है जितनी भी ये क्या बोलते हैं बेवरेजेस होते हैं जिसमें कार्बोनेटेड होता है, वाटर होता है, तो उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर में क्या किया जाता है? डिसोल्व किया जाता है। ठीक है, जो आप बोटल्स लाते हो, कोल्ड ड्रिंक्स लाते हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स लाते हो, तो उसमें क्या होता है? हाई प्रेशर पे जो है CO2 को क्या किया जाता है? डिसोल्व किया जाता है, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। क्योंकि उन्होंने कहा था जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा गैस डिसोल्व होगी। यानी कि ताकि अच्छे से गैस डिसोल्व हो जाए CO2, तो हाई प्रेशर पे क्या किया जाता है? उसको सील किया जाता है। लेकिन जैसे ही आप उसका कैप खोलते हो बेटा, अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है, तो गैस क्या आएगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की वजह से आएगी। इसलिए जब आप उसको खोलते हो तो आपका ये पूरा दिख रहा है, फिज होते हुए क्या आती है? वो बाहर आती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ। ठीक है मेरा बेटा? yes, मैम। तो पहला तो ये था, ठीक है, कि यहाँ पे क्या बोलोगे? सोल्युबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसी एप्लीकेशन पे ये, मतलब इसी कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ फर्स्ट। सेकंड मेरा बेटा क्या है? सेकंड एप्लीकेशन है स्कूबा डाइवर्स वाली। स्कूबा डाइवर्स वाला क्या सीन है? आपको पता है अगर आप ज्यादा अंदर की तरफ जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा मेरा बेटा। ठीक है, वैसे तो हमें क्या होता है, जितना ऑक्सीजन चाहिए होता है हमारे जितना हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है उतना ही हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा बेटा जैसे ही आप अंदर की तरफ जाओगे प्रेशर बहुत बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ने से कुछ गैसेस क्या करेंगी? आपके ब्लड में सोल्युबल हो जाएंगी, लाइक N2। ऑक्सीजन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपके ब्लड में सोल्युबल हो जाएगा। और फिर जब बच्चे आप एकदम से ऊपर आएंगे ना, तो क्या होगा? गैस की सोल्युबिलिटी डिक्रीज होने लगेगी, क्योंकि जैसे आप ऊपर की तरफ आएंगे प्रेशर कम होगा, हाँ या ना? तो गैस की सोल्युबिलिटी ब्लड में कम होगी। और जब बच्चे आप एकदम से ऊपर आते हैं ना, और सोल्युबिलिटी जब आपकी N2 गैस आपकी बॉडी से निकलने लगती है ब्लड से, तो वो क्या कर लेती है? ऐसे वेन्स में जो है लाल लाल कलर के धब्बे पड़ जाते हैं, बबल बन जाते हैं, जिससे कैसी डिसीज हो सकती है? बेंट्स नाम की क्या हो सकती है मेरा बेटा? डिसीज हो जाती है। और अगर ये डिसीज हो गई तो डेथ भी रिपोर्ट की गई है। तो यानी कि इसीलिए हम क्या करते हैं? पहली बात है सरफेस पे आराम आराम से आना है। दूसरा, स्कूबा डाइवर्स जो है अपने साथ क्या लेके जाते हैं बेटा? ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, जिसमें क्या भरा होता है? डाइल्यूएंट भरा होता है। ठीक है, हीलियम गैस को अपने साथ लेके जाते हैं। वो क्या करते हैं? जो टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं, जो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन में होती है N2 डिसोल्व, उसका इफेक्ट को क्या कर देते हैं मेरा बेटा? कम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, देखो एक बार रीड मारो, इधर आओ, इधर आओ।
Scuba diver must cope with high concentration of dissolved gases while breathing air at high pressure underwater. और हाई प्रेशर पे क्या होगा? Increase pressure, increase the solubility of atmosphere gases in blood. When the divers come towards surface, the pressure is gradually decreased. This releases the dissolved gases and leads to the formation of bubbles of nitrogen in the blood. This blocks capillaries and create a medical condition जिसको हम bend बोलते हैं, which are painful and dangerous to life. And इसको avoid करने के लिए as the toxic effect of high concentration of nitrogen in blood, तो हम क्या लेके जाते हैं? जो टैंक्स यूज किए जाते हैं स्कूबा डाइवर्स के थ्रू, वो क्या होता है उसमें? एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम. हीलियम कितना होता है? 11.7%, 56.2% नाइट्रोजन एंड 32.1% जो होता है ऑक्सीजन लेके जाते हैं. और हीलियम की सोलिबिलिटी बहुत कम होती है. ये एक क्वेश्चन भी आया था. ठीक है, क्या ये एप्लीकेशन क्लियर है? कुछ था क्या इसमें? और एक ये एल्टीट्यूड वाला है कि जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे आपका प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन आपको ज्यादा नहीं मिलेगी, है ना. ऑक्सीजन जो ब्लड में उसकी कंसंट्रेशन है कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको चक्कर आएंगे, वोमिटिंग आएगी, है ना. ऐसे चक्कर खाओगे, जिसको क्या बोलते हैं? एनोक्सिया बोलते हैं. तो ये भी किस पे बेस्ड है बेटा? एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ. तो ये एक तो कोका कोला वाली एप्लीकेशन, दूसरा स्कूबा डाइवर वाली, तीसरा एल्टीट्यूड वाली. ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है? स्कूबा डाइवर. ड्राइवर नहीं, डाइवर. ठीक है मेरा बेटा. ठीक है, उसके बाद लिमिटेशंस है. लिमिटेशंस क्या है? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सुन लो. हेनरीज लॉ सिर्फ वहां एप्लीकेबल होगा, कहाँ? जहाँ पे गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई नहीं होगा और टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए. मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं होना चाहिए गैस का, एंड टेम्परेचर बहुत कम भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, लिमिटेशन बता रही हूँ. और गैस जो आप लोगे ना, ध्यान रखना, किसी भी केमिकल रिएक्शन में नहीं जाना चाहिए. मतलब कोई भी ये नहीं कि तुम गैस ले रहे हो, लेट से तुम अमोनिया ले रहे हो और HCl ले रहे हो, अगर तुम इन दोनों को ले रहे हो तो आपस में रिएक्ट कर जाएगी. तो आपको ऐसी गैसेस नहीं लेनी जो आपस में रिएक्ट कर जाए. ठीक है, और ऐसी गैस भी नहीं लेनी जिनका एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो जाए सोल्यूशन में. नोट्स सो वेरी इंपॉर्टेंट, बस एक बार रीड करना है, जस्ट रीड दिस. यहाँ पे मैंने ये देखो, ये मैंने ना एक स्निपिंग चिपकाई हुई है, देख रहे हो बेटा? सभी देख पा रहे हो? इसमें देखो क्या दिख रहा है? हीलियम देखो 293 केल्विन. कैन यू सी दैट? ये देखो सबसे ज्यादा केएच की वैल्यू देखो किसकी दिख रही है तुम्हें? सबसे ज्यादा केएच की वैल्यू इस पूरे टेबल में हीलियम की है, यानी कि सबसे कम सोल्युबिलिटी किसकी है मेरा बेटा? हीलियम की है. देख पा रहे हो? यस मैम. और सबसे कम सोल्युबिलिटी किसकी है? सबसे कम सोल्युबिलिटी देखो इनकी है, आर्गन की, क्योंकि इनकी देखो केएच की वैल्यू बहुत कम है. CO2 की, फॉर्मेल्डिहाइड, मीथेन, विनाइल क्लोराइड, सबसे कम केएच की वैल्यू इनकी है. क्या बोला मैंने? उल्टा बोल दिया क्या? हाँ, सबसे कम वैल्यू देखो इनकी है केएच की, मतलब इनकी सोल्युबिलिटी क्या है? ज्यादा है. देख पा रहे हो? यस मैम. और टेम्परेचर का इफेक्ट मैं ऑलरेडी बता चुकी था. देखो ये O2 है, इसका टेम्परेचर ये है 293 पे, ये है 303 पे. तो आप देख रहे हो केएच की वैल्यू भी चेंज हो रही है, क्योंकि मैंने बोला था केएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ठीक है, क्लियर है? यस मैम. तो ये टेबल बड़े काम के, इसलिए मैं लगा के आई. ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है पेपर एनसीईआरटी बेस्ड बन रहा है. देखो 2024 का पेपर वो इजी, अगर उन्होंने वैसे ही बनाना चाहा ना तो मतलब तुम्हारी किस्मत अच्छी है फिर. बट कुछ नहीं कह सकते हैं. इस बार पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट मुझे लग रहा है बन सकता है, क्योंकि ये थोड़ा नीट का भी चक्कर हो गया ना, तो वो तो हो सकता है थोड़ा सा अच्छे लेवल का पेपर बनाए. चलो ये क्वेश्चन करो. अभी अपने पास बेटा 8 मिनट है, आराम से करते हैं. टेक योर टाइम. देखती हूँ कौन बताएगा. पोल लॉन्च करो इनमें. चलो मैं 1-2 पोल लॉन्च कर देती हूँ, थोड़ा सा इंटरेक्शन बनेगा. मेरे को ऐसा लग रहा है सो गए हो आप लोग. सोए तो नहीं ना? नो मैम. नो मैम. अच्छा, तनीषा क्लास में है बेटा? यस मैम. वेरी गुड. और कौन है? नैतिक है क्या? ठीक है, देखो एक पोल मैंने लॉन्च कर दिया. देखो
दिख रहा है क्या? दूसरा भी कर रही हूँ मैं, पहले आप ये वाला कर लो। हाँ जी, आंसर दो बेटा। कितने बच्चे बैठे हैं यहाँ पे? 23 स्टूडेंट्स बैठे हैं क्लास में, जल्दी से वोट करो। अभी तक मेरे पास 3 वोट आए हैं। ये जो बच्चों ने हैंड रेस किए हुए हैं उनका पोल पोल नहीं दिख रहा है क्या तुम लोगों को? बेटा अभी भी मेरे पास 8 वोट आए हैं, ऐसे मत करो, वोट करो। 10 मोर सेकेंड्स, 10 सेकेंड और हैं तुम लोगों के पास। टाइम्स अप। हाँ रिजुल, रिजुल कुछ कह रहे थे क्या बेटा? बेटा सिर्फ No, 10 ma'am. वोट आए हैं, सिर्फ 10 वोट्स आए हैं। क्यों भाई? है पिटाई कर दूं क्या वर्चुअली? और मोस्टली बच्चों ने जो है, हाँ हाँ बोलो। मैम एक्चुअली वो पोल वोटिंग नहीं हुई गलती से। अच्छा कोई बात नहीं। इसका आंसर सी बोला है आप लोगों ने, मैंने भी तो यही बताया था। अगर प्रेशर बढ़ाओगे सोलिबिलिटी बढ़ेगा और टेम्परेचर क्या होगा? कम। बताया नहीं था? फेवरेबल कौन सी कंडीशन बताई थी मैंने? लो टेम्परेचर। प्रेशर ज्यादा होगा तो ज्यादा गैस डिजोल्व होगी, एंड अगर टेम्परेचर कम होगा तो भी ज्यादा गैस डिजोल्व होगी पानी में। ये वाला क्वेश्चन करो, इसके लिए भी मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ। गुनगुन, अभिषेक, आर्यन, कनक, नैतिक, क्रिश, जैस्मीन, ओम, साक्षी, अनुराग, लवन्या, सोल्व कीजिए। एक फॉर्मूला बताया था मैंने आप लोगों को। नहीं हो रहा है क्या? आयुष कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? P1/P2 is equal to S1/S2. वेरी गुड, हो जाएगा ये। ठीक है, ये कर लेना। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? P1/P2 S1/S2। P1 कितना दिया हुआ है? 593। P2 दिया हुआ है 760। S1 आपको दिया हुआ है, S2 तुम्हें निकाल लेना। हो जाएगा क्या? यस मैम। ये वाला बताओ, इनमें से वाटर में कौन इनसोल्युबल होगी गैस? Which gas is insoluble in water? हाँ बताओ। कौन बताएगा? अरे बाबा, NH3 तो पानी में जाके आयंस बन जाएंगे ना। हाँ बोलो। फोर्थ एंड फिफ्थ मीथेन एंड हाइड्रोजन। हाँ मीथेन और हाइड्रोजन, बाकी सारे क्या है? पानी में जाके आयंस बन जाएंगे तो वो सोल्युबल होंगी वाटर में। ये वाला क्वेश्चन करो।
क्वेश्चन 4 करिए। वेरी गुड इशिता। बाकी बच्चे हैंड रेज कीजिए। आपको बताना इनकरेक्ट। करो करो, देख रही हूं मैं। शाबाश शाबाश इशिता, सिल्की, दिव्यांश, आयुष। बाकी स्टूडेंट्स, तनीषा, वेरी गुड। आर्यन, साक्षी, ओन। तनीषा क्या आएगा बेटा? मैम डी ऑप्शन। वेरी गुड, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि केएच के बढ़ने के साथ, टेम्परेचर बढ़ने के साथ केएच भी इंक्रीज होता है। बाकी सारी स्टेटमेंट ठीक है। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हायर द केएच, लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, और केएच इज द कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट फॉर अ गिवन गैस सॉल्वेंट सिस्टम। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वैसे हो जाएगा, ये कर लेना, इसमें कुछ है नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो। ये 2021 में आया था, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ये। सोच के आओगे घर से? बोलो। एक तो ये क्वेश्चन पेंडिंग है, एक ये कर लेना, दो और करके आना है, तो मतलब करके आना है, ये नहीं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है तो इसको भूल जाओगे। तो ये 4 क्वेश्चन तुम्हें ये करने हैं, और मैं 2000 मतलब और कुछ क्वेश्चंस भेजूंगी, इसमें मैं लिंक भी ऐड करूंगी पीडीएफ में। तो वहां पे क्या होगा, 2021, 2022 एंड 2023 के क्वेश्चन पहले निपटा हुआ, ठीक है। और एक हेनरीज लॉ की पीडीएफ आएगी। तो अपना कल कोई क्लास नहीं है, कल जितना प्रैक्टिस कर सकते हो सॉल्यूशन चैप्टर की कर डालो, ठीक है। और जो डाउट्स होंगे मैं मंडे को ले लूंगी, नहीं तो अपना डाउट सॉल्विंग ग्रुप बनाऊंगा, ठीक है मेरे बेटा। उस पे आप लोग एक्टिव नहीं रहते हो, दूसरे बच्चे एक्टिव रहते हैं जो क्लास में ही नहीं आते, ठीक है। आप लोग भी पूछा करो, नीट वाले बच्चे पता है सारा टाइम डाउट सोल्व पूछते रहते हैं, ये कैसे होगा वो कैसे होता है,